जोशीमठ, मातम, मुआवजा, मरहम। जोशीमठ आपदा की आहट, लेकिन उस आहट के आते ही सियासत भी शुरू हो गई। सवाल सबसे पहला यही कि किसकी गलती की वजह से जोशीमठ बर्बादी की कगार पर पहुंचा। उत्तराखंड कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, कैसे बचेगा यह जोशीमठ, क्या मुआवजे के मरहम से राहत मिल जाएगी। प्रभावितों को फौरन विस्थापित करने पर जोर देने का जिक्र किया जा रहा है। मुआवजे के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए का जिक्र किया जा रहा है। शहर की आबादी करीब 20,000 और शहरी इलाकों में जो घर मौजूद हैं वो करीब 4,750 के आसपास है। वैसे बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार शंकराचार्य के स्थापित 4 मठों में से एक। पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, चिंतन भी और मंथन भी। सवाल यही कि आखिरकार जोशीमठ का कौन कौन गुनहगार। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। जोशीमठ के मामलों में भवनों को गिराए जाने की तैयारी पर अधिकारियों का पूरा फोकस बना हुआ है, लेकिन सेटलमेंट के नाम पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है, जिसके चलते पीड़ित परिवारों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। आलम यह है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। तो वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो सेटलमेंट न किए जाने को लेकर भी उपवास रखा और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ध्वस्तीकरण पर ज्यादा तेजी दिखा रही है, जबकि सरकार को सबसे पहले सेटलमेंट को लेकर दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी। वहीं बीजेपी के नेता तर्क दे रहे हैं राज्य सरकार की ओर से सेटलमेंट को लेकर भी कवायद की जा रही है, जिससे लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। तो उपवास में बैठना पड़ा। रात को जब मैंने पता किया, मैंने कहा भाई कल के विरोध के बाद वो बैठ रहे थे, बात कर रहे थे। जब रात को सोने से पहले मैंने पता किया तो पता चला नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ है और कह दिया है कल बुलडोजर लगाएंगे। तो मैंने उसी समय ट्वीट किया कि कल हम जो है यहाँ उपवास पे बैठेंगे, 1 घंटे के मौन उपवास पे बैठेंगे। और अब अभी सब लोगों ने कलेक्टिवली ये तय किया है, लीडर से और शायद प्रीतम सिंह जी से, इनसे सबसे बातचीत हुई है, इनकी आपस में कोई बातचीत हुई है, कल तक का समय देने की बात हुई है और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन की बात है। सर, केदारनाथ से फौरी तौर पर सरकार ने आज जो प्रभावित लोग हैं उनको 1.5 लाख रुपए देने की बात की है। 50,000 रुपये शिफ्टिंग का और 1 लाख रुपए उनके खर्चे के रूप में दिया है। और उसके बाद जितने भी भवन जो हैं चिन्हित किए गए हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं या उन पर रहना भविष्य में जो है संकट में हो सकता है, तो उन सब भवनों की जो रेट्स हैं, जो भवनों की जो आकलन है, वो हमारी सरकार निकालेगी, उनको मुआवजा देगी। राजनीति करना ये विपक्ष का काम है। राजनीति करना विपक्ष का काम है, लेकिन क्या राजनीति के इतर वो सवाल जायज नहीं है जो समूचा उत्तराखंड उठा रहा है और समूचा देश उन सवालों का जवाब जानना चाह रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो कि बीजेपी का चेहरा है। शिशुपाल रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, मैंने सही से सुना नहीं, सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, कितने मुआवजे का ऐलान किया सरकार ने? देखिए तिलक जी, अभी वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है वो आंतरिक व्यवस्था के दौरान वहाँ पे उनको मुआवजा दिया जा रहा है। क्या मैंने सही सुना कि सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है? महज 1.5 लाख रुपए का? नहीं, देखिए ऐसा है, 50,000 घर शिफ्ट करने के लिए दिया जा रहा है और 1 लाख रुपए जो है वो उनको बाकी चीजों का ध्यान रखते हुए दिया जा रहा है। और ये फौरी तौर पर एक व्यवस्था है। 1.5 लाख रुपए में घर शिफ्ट हो जाएगा मैडम? देखिए ऐसा है, अभी जो तुरंत हमारी तरफ से व्यवस्था की जा रही है वो मैडम, मैंने आपसे, क्योंकि आप गृहिणी है, मैंने इसलिए आपसे पूछा, 1.5 लाख रुपए में घर शिफ्ट हो जाएगा? देखिए अभी जो व्यवस्था वहाँ पे बनी हुई है, जिस तरीके से वहाँ पे हम लोगों को इतने परिवार जो विस्थापित किए हैं उनको उन्हीं के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। सुनीता मैडम, मैं आपकी बात को जायज मान लूंगा, सिर्फ आप मुझे इतना बोलिए कि 1.5 लाख रुपए में घर शिफ्ट हो जाएगा, मैं जायज मान लूंगा आपकी बात को। नहीं देखिए
देखिए नहीं होगा, वो तो अंडरस्टूड बात है, और इतने कम में नहीं होती हैं चीजें। Yes. माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये आप मुआवजे के नाम पर मरहम लगा रहे हैं या जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए ना तो ये जख्म है और ना ही ये मरहम है, क्योंकि मरहम हम इसको नहीं बोल पाएंगे। और ये मैडम, आप किसी को कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे दरवाजे के अगर बुलडोजर खड़ा हुआ है, वो घर छोड़कर जाए तो जाए कैसे? पूरी जिंदगी भर की कमाई उसकी वहां पर है। तिलक जी, कोई बुलडोजर नहीं खड़ा है। जो अभी बात हुई है वो सिर्फ 2 भवनों की जो होटल्स थे। मैडम, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, जिनके होटल्स के बाहर भी बुलडोजर खड़ा है, तो वो भी तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं ना मैडम। जिनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई अगर उस पर लगी हुई है तो वो कमाई है। आप मुआवजे के नाम पर 1.5 लाख रुपए का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यही था कि 1.5 लाख रुपए को आप जायज मानते हैं? आपने खुद कहा कि नहीं, मैं जायज नहीं मानती, तो फिर ऐसी स्थिति में आप उनके जख्मों पर मरहम की बजाय नमक छिड़क रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पे आज गए हैं, रात को वहीं रात्रि प्रवास है, सभी लोगों के साथ में बैठ के जो मानक दर वहां की होगी, जो हितधारक वहां चाहेंगे, स्थानीय लोग जो चाह रहे हैं, उसी के बीच में हमने समन्वय बनाना है। और ये वाला जो अभी जो मुआवजा दिया है, ये भी फिर आगे उसमें प्लस होगा, और एक उनकी जिस तरीके से भी जो बनती है दर, उस हिसाब से मुआवजा होगा। इसमें बिल्कुल इतर तितर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैडम इतना ज्ञानी नहीं हूं, आपके पास बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मुझे एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए। बद्रीनाथ में भी विस्थापित किया जा रहा है, जिस आधार पर किया जा रहा है बद्रीनाथ में भी, तो उसी फॉर्मूले के आधार पर जोशीमठ में क्यों नहीं किया जा सकता? एक छोटा सा फॉर्मूला। बद्रीनाथ में नहीं, बद्रीनाथ में जोशीमठ से विस्थापन हो रहा है, अन्य जगहों पे हो रहा है, पीपल कोटी है, तमाम वहाँ की जो नियरेस्ट जगह है वहां पे हम लोग अभी उनके हिसाब से, जहाँ पे उनकी पूरी भौगोलिक स्थिति भी बिल्कुल चेंज ना हो, क्योंकि वहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं, तमाम उनकी चीजें हैं। बद्रीनाथ की तर्ज पे मुझे समझ नहीं आया आपका कहने का मतलब। मैडम, अभी मैं वो तर्ज भी बता दूंगा आपको। मैं शीशपाल जी के पास जाऊं, पूरा उत्तराखंड एक बात जानना चाह रहा है जी। 1 तारीख से ये खबर आना शुरू हो गई थी कि जोशीमठ में स्थिति बिगड़ रही है जी। और आज हो गई 11 तारीख। कितनी बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई जोशीमठ को लेकर? एक प्रश्न का हो रही है जब से ये मैटर आया। ना, मंत्रिमंडल की बैठक कितनी बार हुई मैडम? मंत्रिमंडल की बैठक कितनी बार हुई? मैं एक बात जानना चाह रहा हूं बस। देखिए, मंत्रिमंडल की हमारी सचिवालय में बैठक हुई, तमाम अधिकारियों को लेकर हुई, तमाम विभाग से रिलेटेड जितने हमारे आपदा प्रबंधन के लोग बैठक हुई, उनके साथ मीटिंग हुई। मैडम, मंत्रिमंडल की कब बैठक हुई? भैया, मंत्रिमंडल की बैठक से ज्यादा जरूरी है आपदा प्रबंधन की बैठक। वाह, मतलब मंत्रिमंडल की बैठक कोई जरूरी नहीं है? राज्य के लिए ऐसी आपदा की स्थिति आ गई, पूरा देश देख रहा है, और आप कह रहे हैं मंत्रिमंडल की बैठक की जरूरत नहीं है? लगातार सभी मंत्री वहाँ पे बने हुए हैं, लगातार हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे जा रहे हैं। तिलक जी, मैं आपको बताऊं, जैसे ये मैटर आया उसके दूसरे दिन हमारी कैबिनेट बैठी थी, और पूरे हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सभी जितने ब्यूरोक्रेसी है सारी, और आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारी बैठे थे। उन्होंने पूरा एक हाई लेवल मीटिंग वहाँ पे रखी, पीएमओ में भी मीटिंग हुई, सब जगह मीटिंग चल रही है, लगातार हमारी समीक्षाएं हो रही है। शीशपाल जी, इस चर्चा को शुरू करने से पहले, कुछ देर पहले, इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत हरीश रावत की हुई। मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था। पहला सवाल मेरा यही था कि अगर आप मौजूदा वक्त में ऐसी परिस्थितियों में आप मुख्यमंत्री होते तो पहला काम क्या करते? मेरा सवाल वही है अभी भी जस का तस। आप ये कह रहे सरकार रिएक्ट नहीं कर रही, सरकार मुआवजे की बात कर रही है, नाराजगी किस बात को लेकर है? देखिए तिलक जी, नाराजगी हमारी कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी जोशीमठ की जनता की है कि 2021 से लगातार जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन कर रही थी। उस जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से सरकार ने अब तक संवाद स्थापित करने की जरूरत नहीं समझी, और आपने देखा सरकार ने पहले 4000 रुपए की घोषणा की 6 माह तक देने की। कल आपको मुख्यमंत्री से हम लगातार 6 तारीख से समय मांग रहे थे मिलने के लिए। कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमें धरना देना पड़ा, फिर हमें 6 बजे का समय मिला, फिर हमने मुख्यमंत्री जी को जो सुझाव दिए उस पर सरकार ने कल कुछ कदम बढ़ाए। हमने जो राहत राशि बढ़ाने की बात की थी उसी के बाद 1.5 लाख रुपए की घोषणा हुई है, और कांग्रेस पार्टी मांग करती रही है कि भाई ऐसा है, पहले जब तक आप इसका असेसमेंट तो बनाइए लोगों का घर खाली कराने से पहले कि मुआवजा किन दरों पे दिया जाएगा। जो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू किया गया, वो जो वहां पर मुआवजे की दरें दी गई, तो आप जोशीमठ में भी उसी दर पर सेटलमेंट कर दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
लोगों के घर हैं, मकान हैं, दुकान है, किराएदार वहां पर जो कारोबार कर रहे हैं, रेडी वाले हैं, फड़ वाले हैं, या जो गो पालक हैं या पशु पालक हैं, भेड़ पालक हैं, भाई उनके बारे में भी आप सोचिए। तो सरकार की एक पुनर्वास बीजेपी कह रही है आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हेलो, बीजेपी आरोप लगा रही है आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। नहीं तिलक जी, देखिए ये आपदा में अवसर तलाशने वाली बात नहीं है, आपदा पीड़ितों के साथ खड़े होने वाली बात है। उनकी आवाज को उठाना अगर बीजेपी समझती है कि आपदा में अवसर है तो ये बीजेपी सोच सकती है, लेकिन हम जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे। लगातार जो जोशीमठ के लोग लगते, सुनीता जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद शिशुपाल जी आपको जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से ही संवाद कर ले, कम से कम उन्हीं से पूछ करके वहां पर रणनीति बनाइए। यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। सुनीता जी प्लीज जल्दी से रेड करें, फिर उसके बाद ये समिति की बात इन्होंने कही, समिति लगातार संघर्ष कर रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कांग्रेस उनके साथ कहीं पर भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है, कांग्रेस अब वहां पे निश्चित रूप से कोई सहयोग नहीं कर रही है। हमने खुद इनके वीडियोस वायरल होते हुए देखे हैं कि ये किस तरीके से वहां पे बोल रहे हैं कि आप हमें गोली मार दो, लेकिन हम यहाँ पे अपने भवनों को छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब चीजें जो है कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है। वहां की स्थानीय जनता जिस दुख से गुजर रही है, उनको उसमें सहयोग करना चाहिए। मैडम, किसी के घर में दिक्कत है, समस्या है, उसको घर छोड़ना पड़ रहा है, बुलडोजर उसके घर के आगे, उदाहरण के तौर पर आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां पे जा रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस भड़का रही है। देखिए मैं सेमवाल जी को देखा, कल सोनिया आनंद रावत जी इनके वहाँ पे थे, ये तमाम लोग जो है जल्दी से फिर शिशुपाल जी आपके पास, तो हम बात करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस भड़का रही है। हेलो, देखिए तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। अगर जनता की और पीड़ितों की आवाज उठाने को ये भड़काना कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी आपदा से निपटने के लिए क्या रणनीति है। लोग वहां पर कष्ट में हैं, अगर हम उनके उचित रख रखाव और मुआवजे की मांग को उठा रहे हैं तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं। आप तानाशाही से उन पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं बिना किसी कांग्रेस का कष्ट जायज है या सियासत करिए कांग्रेस? नहीं, देखिए तिलक जी, ये कुदरत की आपदा है, इसको हम मानते हैं, लेकिन अगर पूर्व सूचना दोनों सरकारें, भाजपा और कांग्रेस की मैं माफी चाहूंगा ना, जिसे आप कुदरत की मार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये जानबूझ के बुलाई गई आपदा है। मैं अभी भी अड़ूंगी उस बात पे, ये जानबूझ के न्योता दिया गया है इस आपदा को कि आइए। उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें पिछले 22 सालों से लगातार है, और ये 22 साल पिछला मामला नहीं, बल्कि 1976 से वहां पर जो है कि भूवैज्ञानिकों ने या जो विशेषज्ञ उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर जो है कभी भी भूदशा हो। शिशुपाल जी अंग्रेज लिख के चले गए थे। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि अभी चाहे हमारे दृष्टि कह रहे हो या विद्यार्थी जी कह रहे हो, निश्चित रूप से अभी भी सरकार को शिफ्टिंग का जो मामला है कोई हल्का मामला नहीं है। बल्कि मैं देख रहा था कि कल भी जो वहां पर कहा जा रहा है कि भाई बुलडोजर की बात आई और बुलडोजर रुक गया है, तो ये बुलडोजर रुकना, ये पहली बात तो है कि कल में हमने बात की थी कि जो सरकार है वो कांग्रेस और बीजेपी की रही है, और उस सरकार के समय पर आज वहां पर 5-5 मंजिल जो है होटल बन चुके हैं, और जबकि मानक 3 मंजिल का था। आज वो होटल किसके हैं? अधिकतर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के हैं। तो इसका मतलब या तो अपनों को बचाया गया या भ्रष्टाचार में दोनों सरकारें लिप्त रही है। लेकिन आज अवैध और वैध का नहीं, अगर होटलों की वजह से जोशीमठ शहर को खतरा है तो निश्चित रूप से उनको जो है तोड़ना चाहिए। और जो शिफ्टिंग का मामला है, जो परिवार में आदमी बैठा हुआ है, अगर उसके पास डांगर होंगे, गाय बच्ची है, उसका अपना तमाम सामान है, उसने बगीचे में थोड़ा बहुत कुछ राशन लगा रखा होगा। हमारा स्टैंड ये है कि स्टैंड सरकार को, उत्तराखंड सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और वहां पर जो शिफ्टिंग है उसको त्वरित गति से, कोई जान माल का खतरा ना हो, दोनों सरकारों को मिलकर हम लोग भी साथ में हैं। इसमें राजनीतिक बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया है फौरी तौर पर, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर इससे काम नहीं चलेगा तो सरकार को केंद्र से भी मदद देनी चाहिए। और हम लोग भी अपील करेंगे कि इस टाइम आपदा की घड़ी में हमें राजनीति नहीं करके बल्कि जो है वहाँ की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है और बीजेपी अपना बचाव कर रही है। कांग्रेस राजनीति कर रही है। जवाब दीजिए शिशपाल जी, वो कह रहे कांग्रेस राजनीति कर रही है।
अब आम आदमी पार्टी क्या सोचती है ये तो आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन इस समय हमारा प्रयास है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ जाए और सरकार को जो सुझाव हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास भी कर रहे हैं। और सरकार अब उस पर थोड़ा आगे भी बढ़ी है, जिसका हमने स्वागत किया और हमने कहा है कि कल तक सरकार जो किस आधार पर मुआवजा की दरें तय करेगी और इनके जो पुनर्वास की क्या योजना सरकार की वो सरकार को घोषित करनी चाहिए। लेकिन बिजली आप भी तो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे ना, आपके सामने कितना बड़ा उदाहरण है, जब टिहरी को विस्थापित किया गया था, जब नई टिहरी बसाई गई थी, आज नए जोशीमठ का जिक्र हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना किसी भी सरकार के पास, वो सरकार आपकी हो या फिर इनकी हो, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। टिहरी के वक्त भी कितना बवाल हुआ ये सबने देखा। हाँ देखिए तिलक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने कल सरकार जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया उसमें लिखा है कि जो जोशीमठ का पुनर्वास है वो टिहरी की तर्ज पर होना चाहिए। आप ये नहीं कि आज ही उनको दे दें, लेकिन घोषणा तो करें कि उनको भविष्य में मुआवजा मिलेगा, किस दर पर मिलेगा। आपके पास तमाम उदाहरण ये सवाल तो वैलिड है, बद्रीनाथ के उदाहरण है, तो सरकार अगर अंधेरे में रखेगी तो विरोध होगा। जो बात बिश्री कह रहे हैं आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस तर्ज पर आपको मुआवजा मिलेगा। देखिए ऐसा है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं 3000 से ज्यादा परिवारों को, जो प्रभावित परिवार है उनको हमने 45 करोड़ की धनराशि जो है जारी कर दी है। जिन्होंने किराए के लिए बोला उनको किराए के हिसाब से हमने 4000 रुपए पर महीना 6 महीने के लिए दे दिया। लेकिन जो स्थायी समाधान है उसकी दिशा में हमारी सरकार जो है रोड मैप बना रही है और आगे एक ऐसा जोशीमठ बनाया जाएगा और उन्हीं के सुझावों के तौर पे, जैसा वहां के हितधारक हैं जो पीड़ित प्रभावित लोग हैं, उन्हीं के सुझावों पे, उन्हीं की तर्ज पे हम लोग उनको उनके सुझावों के अकॉर्डिंग व्यवस्था जोशीमठ के लिए एक उदाहरण एक उपाय दिया है, कहा है कि वही जोशीमठ में एक नया जोशीमठ बन सकता है। देखिए ये तो अभी साइंटिस्ट बताएंगे, हरीश रावत जी साइंटिस्ट ना बने। अगर ये इन लोगों ने पहले ये सोचा होता तो आज हमारे लोगों को इतनी आफत नहीं हुई होती। और लगातार जो है, क्योंकि आप ये 75-6 का यहाँ पे मिश्रा जी की रिपोर्ट की बार बार बात हो रही है, साफ तौर से उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है वो नहीं बन सकता, लेकिन उसके बावजूद 2006 में इन्होंने बड़े उससे बोलते हैं कि आपदा प्रबंधन का हमने गठन किया है, तो 2006 में हाइडल पावर प्रोजेक्ट अपने 520 मेगावाट का बनाने की मंजूरी दी, तो बिना टनल के तो बनना नहीं था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मैडम ये बात हरीश रावत नहीं कह रहे, उमा भारती कह रही है कि ये पावर माफिया यहाँ, समझ रहे हैं आप। मैं मान लेता कि अगर हरीश रावत बैठ के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उमा भारती भी राजनीति कर रही है। आप बोल दीजिए उमा भारती राजनीति कर रही है, अगर वो जिक्र कर रही है कि पावर माफिया है। तिलक जी, जो आज हमारे लोगों को वहाँ भुगतना पड़ रहा है, अब चाहे कैसी कमी रही, जो भी कमी रही, आज हम लोगों को ये तो शुक्र है आपने बोल दिया इसके लिए हरीश रावत जिम्मेदार है। मुझे तो लगा कि आप ये बोलते कि नेहरू जिम्मेदार है उसके लिए। देखिए समय में हुआ होगा वही उन्हीं को बोलेंगे। आएगी और कितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी रही, उत्तर प्रदेश में भी रही, उत्तराखंड में भी रही, ये क्यों संजीदा नहीं हुए? ये जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप इस समय आपदा से किस तरीके से निपटेंगे, लोगों से ये बताइए। 1976 से 1985 तक तो आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भाई साहब। अरे एक बात बताइए, तो उसके बाद किसी की सरकारें नहीं आई। आप देखिए, आप ठीकरा फोड़ने की जगह जिम्मेदारी लेना सीखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। हमने जिम्मेदारी ली है क्योंकि आज हमारी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद आप जिस तरीके से बार बार आरोप लगा रहे हैं झूठे, तो लोग तो गूगल करते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है 2014 से हमारी सरकार है, तभी आज हमारी वहाँ पे 90:10 रेशो में केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। उनका उत्तराखंड के सरोकार नहीं है, लेकिन आप गुरुकुल परेड ग्राउंड में वहाँ पे भाजपा कांग्रेस दोनों बराबर की हिस्सेदार है। चाहे जोशीमठ में जो भी आपदा आ रही है, दोनों सरकारें। लेकिन अभी हमारे संगठन समन्वयक आदरणीय ज्योति सिंह बिष्ट जी वहाँ पर गए थे, हमने लोगों से हालचाल जाना है और हमने उत्तराखंड। प्लीज पीसीआर तस्वीरें चला दीजिए। हमारी जो प्रदेश कमेटी है, हमने जो है आदरणीय केजरीवाल साहब से भी अनुरोध किया है कि आप प्रधानमंत्री को मिलिए और इससे जो है राजनीति न होकर के उत्तराखंड के लोगों के हित की बात आप प्रधानमंत्री जी तक रखिए। और निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार से जो भी मदद होगी, जैसे दिल्ली में हमने तमाम झुग्गियों को बंद करके नए मकान देने का काम किया,
अगर हमारा कोई इसमें इनको सुझाव चाहिए होगा सरकार को, सुझाव तो नहीं, हम जो है सरकार मैं देता हूँ सुझाव, मैं सुझाव देता हूँ, आप इंप्लीमेंट करवा दीजिएगा। केजरीवाल जी को फोन लगा के सुझाव मेरा यह है कि आपकी पार्टी के पास फंड की कमी नहीं है, जाके उनकी मदद कर दीजिए। नहीं, पार्टी फंड तो अगर मानक होंगे तो पार्टी फंड, मानक, उसमें मानक कुछ नहीं चाहिए, कोई सरकार नहीं रोक सकती, सही बात कही, कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई सरकार। मैं कह रहा हूं कि आप जाके मुआवजा दे, आप जाके उनकी मदद करिए, कोई सरकार नहीं रोक सकती। सरकार चाहे यहाँ हो चाहे पंजाब में हो, शिशुपाल रावत जी, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। पैसे की कोई कमी नहीं, उत्तराखंड को भी जरूर मदद मिलेगी। सर, पैसों की कमी पार्टी फंड में आपके पास भी नहीं है ना, तो उनकी मदद करिए, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। तिलक जी, हम चंदा मांग के चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी है, गरीब पार्टी है, बहुत बढ़िया, गन्ना सेठ दोनों पार्टियां बैठी हुई है, बहुत बढ़िया, जिनके पास करोड़ों रुपए चंदा मांग के चुनाव लड़ते हैं आप, ठीक है सर। ये तो आपके पूरी जो है कि ऑडिट बता देगी सेंट्रल एजेंसी, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है, उसके बाद कांग्रेस को मिलता है, आम आदमी का ही नाम ही नहीं। सर मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। मैंने तो सिर्फ ये कहा था, आपने कहा ना सुझाव दे दो, मैंने इसलिए कहा था, इसलिए मैंने सुझाव दिया था। लेकिन क्या सुनीता विद्यार्थी जी, एक बड़ा सवाल, क्या ये वक्त, ये हालात, क्योंकि अब ये साबित करने का है, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा शिशपाल जी, अब ये जो मुद्दा उठने वाला है, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, डबल इंजन की सरकार है आपकी, राइट? ये साबित करने का वक्त आया आपके पास, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए कि नहीं? हम तो लगातार एक मिनट शिशपाल जी, सुनीता विद्यार्थी जी। देखिए ऐसा है तिलक जी, हमारी केंद्र सरकार लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और यहाँ पे जितने भी हिमालयी प्रदेश है, इसमें ऑलरेडी जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए कि नहीं रेशो में काम करती है। देखिए 90% तो वैसे ही केंद्र का काम हो रहा है, वहाँ पे केंद्र की सहायता मिल रही है। और उसके बाद हमारे देखिए आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई है प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में कि जो भी बन पड़े, अभी हमें प्रभावितों के साथ में हर कदम पे चलना है, हर कदम पे खड़े होना है, और उन्हीं के सुझावों के अनुरूप जो है हमें व्यवस्था करके देनी है। एक बात चलते चलते गुजारिश है, आप लोग विपक्ष में हैं शिशुपाल जी, और शिशपाल जी आप भी विपक्ष में हैं। तब भी मैंने एक बात कही थी 2013 में जब ये आपदा आई थी, और आज भी मैं इसी बात पर अड़िग हूं। सब कुछ प्रभु के हाथ में है, लेकिन मेरी गुजारिश थी, तब आप लोग सत्ता में थे शिशपाल जी। दिक्कत मेरी ये है कि मैं बोलता हूं, कड़वा लगता हूं आप लोगों को, और कुछ लोग बहिष्कार कर देते हैं, लेकिन बोलता सच हूं। गुजारिश थी तब भी जब सत्ता में हरीश रावत और विजय बहुगुणा थे, आज भी वही गुजारिश कर रहा हूं कि कोई नेता, कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का बयान ना दे कि सर पे कफन बांध के उत्तराखंड आना। याद है ना सुनीता विद्यार्थी जी, किसी ने कहा था, तब भी मैंने इस बात का विरोध किया था कि सर पे कफन बांध के आना उत्तराखंड, यह बयान हरगिज भी सही नहीं है। तो इस तरह का बयान, राजनीति अपनी जगह है, जरूरी है। कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी तो सत्संग करेगी क्या हरिद्वार में जाकर? अगर हरीश रावत धरने पर नहीं बैठेंगे, कौन बैठेगा धरने पर? आप लोगों ने 5-5 दिन 10-10 दिन विधानसभा को नहीं चलने दिया सुनीता जी, मैं कैसे भूल जाऊं? नहीं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। नहीं कमी, इसलिए राजनीति होनी चाहिए, ये पीड़ितों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी, सुनीता विद्यार्थी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।